friends, today we are going to understand the topic of Payment of Gratuity Act 1972. सबसे पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू एम्प्लॉयज़ इंगेज्ड इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट. जो एम्प्लॉयज़ कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स में इंगेज्ड हैं, मतलब उसमें काम कर रहे हैं, तो उनको ग्रेचुटी का पेमेंट कैसे किया जाएगा, उस चीज़ के बारे में ये एक्ट है. अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. ये एक्ट पूरे इंडिया पे लगता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज़ टू प्रोवाइड एन ओल्ड एज रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज. अ लमसम पेमेंट अमाउंट. इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब सर्विसेज टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाती हैं, जब सर्विसेज किसी एम्प्लॉय की ख़त्म हो जाती हैं तो उनको ओल्ड एज रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी, मतलब जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी रिटायरमेंट के टाइम पे प्रोवाइड की जाए, उसको एक लमसम अमाउंट पे किया जाए, उसको ग्रेचुटी बोलते हैं. तो उसका इस एक्ट का यही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे ग्रेचुटी पे की जाएगी, किनको ये पे की जाएगी, किस पे ये एप्लीकेबल है और क्या क्या स्कोप में आता है. फिर आता है अमेंडेड बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2010. अमेंडमेंट एक्ट ग्रेचुटी अमेंडमेंट एक्ट 2010 आया था, उससे ग्रेचुटी एक्ट 1972 आया, उसके बाद ग्रेचुटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2010 आया, जिसमें इसके अमेंडमेंट्स बताए गए. सीलिंग ऑफ ग्रेचुटी हैज़ बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 3.5 लाख टू 10 लाख. ग्रेचुटी का जो अमाउंट है, सीलिंग मतलब अमाउंट जो होगा ग्रेचुटी का, वो 10 लाख तक बढ़ा दिया गया है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, शॉप या एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 10 or more person are or were employed on any day of the preceding 12 months. Any other establishment to which central government notifies. इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है? कोई भी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवेज पे ये एक्ट एप्लीकेबल है. और शॉप या एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा पर्सनस एम्प्लॉयड है पिछले 12 महीने में, तो उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल है. फिर बात है कोई भी और एस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है. फिर ये नोट में लिख रखा है, सीजी नोटिफाइड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, क्लब्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाटर ट्रांसपोर्ट, लोकल बॉडीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटीज, ट्रस्ट एंड सर्कस इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन 10 एम्प्लॉयज़. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अंडरटेकिंग्स वगैरह, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये चीज़ें हैं, ये इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है. इन इस्टेब्लिशमेंट पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, जैसे कि मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, क्लब्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाटर ट्रांसपोर्ट, लोकल बॉडीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह वगैरह. ठीक है, जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, उन पे भी उन इस्टेब्लिशमेंट पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. तो इसमें फिर डेफिनेशन आती है, एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस. जिस पर्सन को वेजेस के लिए एम्प्लॉय कर रखा है तो वो एम्प्लॉय कहलाया जाएगा. एक्सक्लूड्स अप्रेंटाइज. अप्रेंटाइज मतलब होता है ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग ले रहा होता है. तो उस ट्रेनिंग, अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको एम्प्लॉय में काम शामिल नहीं करेंगे, मतलब उसको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी. नोट, टीचर्स आर टू बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय. मतलब जब हमने यहाँ पे पढ़ा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन पढ़ाता है? टीचर्स पढ़ाते हैं. तो टीचर्स को भी हम एम्प्लॉय मानेंगे इस एक्ट के लिए. द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स बिकमिंग पेबल टू द पर्सन टू होम इट इज़ पेबल. जब ग्रेचुटी पेबल है उस पर्सन को, जब वो ड्यू हो रही है, उसके 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को ग्रेचुटी उस एम्प्लॉय को पे कर देनी है. ठीक है. A period of service shall be deemed to be continuous which has not been interrupted by a period of absence exceeding 14 days. पीरियड ऑफ सर्विस कंटिन्यूस जब मानी जाएगी अगर उसमें कोई एब्सेंस नहीं हो, पर एब्सेंस हो सकता है, पर 14 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कंटिन्यूसली माना जाएगा. मान लो 1 साल आपने वर्क किया, पर आपने 13 दिन की छुट्टी ले ली, तो आपका कंटिन्यूसली ही 1 साल के लिए ही माना जाएगा, क्योंकि आपने 14 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ली है. द इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज इन द ऑपरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी आर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड अपील अथॉरिटी.
इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज, इम्पॉर्टेंट जो अथॉरिटी हैं इसमें ग्रेचुटी के पेमेंट के लिए, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी है। अब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड ही शी हैज़ रेंडर्ड कंटिन्यूस सर्विस फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स। इसमें ये जरूरी है कि मिनिमम 5 साल की सर्विसेज देना जरूरी है, तभी ग्रेचुटी पेबल है। ठीक है। ग्रेचुटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूस सर्विस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ एट द रेट ऑफ 15 days वेजेस लास्ट ऑन। ग्रेचुटी कंटिन्यूस सर्विस के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, मतलब आपने 1 साल की सर्विसेज कंप्लीट कर ली या 6 महीने की कंप्लीट कर ली या 6 महीने से ज़्यादा की कंप्लीट कर ली, उसके बेसिस पे ग्रेचुटी पेबल होती है। ग्रेचुटी इज पेबल ऑन रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, डेथ और डिसेबिलिटी और सुपर एनुएशन। ग्रेचुटी इन 3 पे पेबल होती है, रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन पे, रिटायर हो गया कोई पर्सन, रेजिग्नेशन उसने रिजाइन कर दिया, डेथ या डिसेबिलिटी या फिर सुपर एनुएशन। फोरफीचर ऑफ ग्रेचुटी फोरफीटेड ऑन अकाउंट ऑफ सच एक्ट, ओमिशन or negligence which causes loss, damage or destruction is termed as partial forfeiture of gratuity, since the same can be carried out only to the extent of loss, damage or destruction so caused. gratuity, मान लीजिए आपने कोई ऐसा एक्ट किया, आप मतलब कोई एम्प्लॉई है, उसने कोई ऐसा एक्ट किया, कोई ओमिशन किया या कोई नेग्लिजेंस, उसने कुछ उससे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को कोई नुकसान झेलना पड़ा, डैमेज झेलना पड़ा या डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ा, जिसकी वजह से उसने क्या किया, ग्रेचुटी को फोरफीट कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। तो वो कितनी ग्रेचुटी जब्त कर सकता है, जितना कि उसको नुकसान झेलना पड़ा है। एज अगेंस्ट दिस, इन केस द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय गेट टर्मिनेटेड ड्यू टू वायलेंस और राइटियस एक्ट or committing an offence involving moral turpitude in relation to his employment, the same can lead to forfeiture of the whole or part of the gratuity. मान लीजिए इसके अगेंस्ट में अगर एम्प्लॉय जो होता है वो टर्मिनेट हुआ, क्यों हुआ वो टर्मिनेट, क्योंकि उसने वायलेंस या राइटियस एक्ट किया, मतलब उसने कुछ गुंडागर्दी कर दी या फिर कुछ ऐसा एक्ट किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में, तो फिर ग्रेचुटी जो होगी उसकी पूरी या फिर ग्रेचुटी का पार्ट फोरफीट किया जाएगा, मतलब जब्त किया जाएगा। इफ द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय आर टर्मिनेटेड ड्यू टू विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस, यहाँ पे तो सिर्फ वायलेंस और राइटियस एक्ट के बारे में बात की है, यहाँ पे बोला है विलफुल ओमिशन, मतलब उसने जानबूझ के ऐसा किया है, जानबूझ के कोई चीज़ छोड़ी है या फिर उसने जानबूझ के कोई गलती की है, विच कॉज, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को नुकसान झेलना पड़ता है, तो ग्रेचुटी जितना नुकसान झेलना पड़ा है एम्प्लॉयर को उतनी फॉरफीट की जा सकती है। तो होल अमाउंट कैन नॉट बी फॉरफीटेड फॉर विलफुल ओमिशन बाय एम्प्लॉय। अगर उसने विलफुली ओमिट किया है कोई चीज़ तो उसके लिए होल अमाउंट फॉरफीट नहीं किया जा सकता एम्प्लॉयर के द्वारा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, as soon as the gratuity becomes payable, the employer shall determine the amount of gratuity and shall give the notice to the person to whom the gratuity is payable and to the controlling authority. जैसे ही ग्रेचुटी पेबल हो जाती है, मतलब कि ड्यू हो जाती है, तो एम्प्लॉयर को ये देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी बन रहा है एम्प्लॉय का, और उसको उस पर्सन को नोटिस देना है जिसको ग्रेचुटी पेबल है, मतलब कि एम्प्लॉय को नोटिस देना है और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को नोटिस देना है। The employer shall arrange to pay the amount of gratuity within 30 days of the date of its becoming payable to the person to whom it is payable. जिस पर्सन को पेबल है, मतलब एम्प्लॉय को पेबल है, तो उसको 30 दिन के अंदर, ड्यू होने से 30 दिन के अंदर उसको ग्रेचुटी पे की जाएगी। If such amount is not payable within due time, the employer shall pay from the date on which the gratuity becomes payable to the date on which it is paid simple interest at the rate of, अगर मान लीजिए जब ग्रेचुटी ड्यू हो रही है और आपने उसके 30 दिन के अंदर उसको ग्रेचुटी पे नहीं करी है, एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी पे नहीं करी है, तो फिर जब उसने पे करी है और जब से वो ड्यू हो रही है उसका जो गैप होगा उस उतने दिन के लिए उस पर सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से लगा के उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के तौर पर एक तरह से उसको दिया जाएगा। लिमिट ऑफ 5 years ऑफ सर्विस इज एप्लीकेबल ऑन सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन डेथ और डिसेबलमेंट। डेथ और डिसेबलमेंट के केस में तो ग्रेचुटी मिलेगी। 5 साल की सर्विस, मान लीजिए आपने 4 साल की सर्विस दी और फिर आपकी डेथ हो गई, तो उस केस में आपको ग्रेचुटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डेथ और डिसेबलमेंट के केस में
ग्रेचुटी की सर्विस जो है 5 साल की, हमने ये देखा था कि 5 साल की सर्विस देना उसको मैंडेटरी है, तो वो चीज़ इस पर डेथ और डिसेबलिटी नहीं लगती है। अंडर सेक्शन 13 gratuity has been exempted from attachment in execution of any decree or order of any court, revenue or criminal. In March 18, Parliament passed the Payment of Gratuity Amendment Bill, which increased the ceiling of tax-free gratuity amount from to 20 lakh from 10 lakh। 10 lakh पहले लिमिट थी, अब ये 20 lakh कर दी गई है मार्च 18 से। इसमें अमेंडमेंट आया था पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अमेंडमेंट बिल, जिससे टैक्स फ्री ग्रेचुटी जो है वो 20 लाख तक कर दी गई है। फॉर दिसंबर 18 ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुटी फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज जो इंक्रीज हो जाएगी 20 लाख तक, विल इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 20 lakhs। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही।